वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज हम कर रहे हैं बिजनेस सर्विस पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने बिजनेस सर्विस के बारे में पढ़ लिया था। तो आज अपना जो मोस्टली रहने वाला वो बैंकिंग का टॉपिक है और इसको थोड़ा सा वाइड करवाया गया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। पहला, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैंकिंग, कि बैंकिंग क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या टाइप्स ऑफ बैंक को एक्सप्लेन करना है अपने को। बैंकिंग यानी कि बैंक का मेनली जो टास्क होता है वो डिमांड डिपॉजिट को तो एक्सेप्ट करना और आगे फर्दर जो है उसको लोन के रूप में या फिर इन्वेस्टमेंट के रूप में कहीं ना कहीं लगाना। ये बैंकिंग का मेन टास्क होता है, प्राइमरी आप बोल सकते हो, पर्पज बोल सकते हो। तो बैंकिंग मीन एक्सेप्टिंग फॉर द लैंडिंग, यानी कि लोगों से पैसे एक्सेप्ट करना ताकि आगे वो उधार दे सके या फिर कहीं पर इन्वेस्ट कर सके। ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, जो पब्लिक से पैसा मिला है उसको एक्सेप्ट करना और बाद में उसको उधार देना बिजनेसमैन वगैरह को। ठीक है, अब जो ये पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करते हैं ये रिपेबल ऑन डिमांड हो सकता है, जैसे कि सेविंग अकाउंट अपना हो जाता है, या अदरवाइज के अंदर अपने पास जैसे सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट। अदरवाइज के अंदर आपका एफडी और आरडी, फिक्स डिपॉजिट रेकरिंग डिपॉजिट, दो तरह के आपके यहाँ पर टाइप बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो पैसा है वो आप कहाँ से निकलवा सकते हो, जो चेक से, ड्राफ्ट से, ऑर्डर से, अदरवाइज यानी कि और तरीके से भी आप निकलवा सकते हो, जैसे कि एफडी की रिसिप्ट होगी उसके रिगार्डिंग। हर बैंक को, जो भी कंपनी बैंकिंग का बिजनेस करती है उसको अपने नाम के साथ बैंक, बैंक, बैंकर, बैंकिंग या फिर बैंकिंग कंपनी वर्ड लगाना पड़ता है। ठीक है, बैंकिंग का जो बिजनेस नहीं करती वो कोई भी कंपनी अपने नाम के साथ ये वर्ड कैरी नहीं कर सकती। और साथ के साथ आप इसकी करैक्टरिस्टिक्स को भी याद रखिएगा, क्योंकि इसकी मीनिंग के साथ साथ इसकी करैक्टरिस्टिक्स तो बेसिक पूछ ही ले जाती है कि करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो करैक्टरिस्टिक्स से हम किसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान पाते हैं। तो आइए, पहला क्या है, फीचर या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंक की। डीलिंग इन मनी, पैसे में लेन देन करता है, बिल्कुल सही बात है। जो बैंक है वो कोई इंडिविजुअल, फार्म या कंपनी का हो सकता है। डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लोन देना, पेमेंट या विड्रॉवल, एजेंसी या यूटिलिटी फंक्शन, ये आगे हम कमर्शियल बैंक में आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आ जाएगा। और एवर इंक्रीजिंग फंक्शन, हमेशा ग्रो करना इसका मेन मोटिव होता है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ब्रोवर और लैंडर, यानी कि उधार देने वाले और लेने वाले दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है। बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक, बैंकिंग बिजनेस करता है और अपने नाम के साथ बैंक वर्ड लगाता है, या फिर हमने पढ़ा था बैंकिंग या बैंकिंग कंपनी, वो वर्ड लगाता है। और प्रॉफिट और सर्विस ओरिएंटेड दोनों, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सोशल सर्विस करना बैंकिंग का एम नहीं है, उसके साथ साथ प्रॉफिट अर्न करना भी बैंकिंग बिजनेस का मेन एम है। अब हम इसके टाइप पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ बैंक कितने टाइप के होते हैं। तो ये 4-5 टाइप के दिए गए हैं, फिर उसके अंदर सब टाइप दिए गए हैं, वो कर लेते हैं। पहला आता है जी आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि ओनरशिप के बेस पर बैंकों के बारे में बताइए। सबसे पहला आता है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसा कि इसका नाम है, ये ओन जो कंट्रोल किए जाते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1969 में 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था और 1980 में 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। आप ऐसे याद रख सकते हो। इसकी टोटल अभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। ऑल दिस बैंक नाउ बिंग बिलोंग टू द पब्लिक सेक्टर कैटेगरी। और इनका मेन मोटिव क्या है, देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक का मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयरिंग। क्या होता है? सोशल वेलफेयर मेन मोटिव होता है। नेक्स्ट वन आते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये ओन्ड बाय द, वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड थे, यानी कि ओनरशिप गवर्नमेंट के पास थी। यहाँ पर पब्लिक लोगों, पब्लिक सेक्टर यानी कि पब्लिक के पास वो ओनरशिप है, प्राइवेट लोगों के पास वो ओनरशिप है। जैसे कोई एग्जांपल इसका विजया बैंक लगा लो, ऊपर वाले का एग्जांपल आपका एसबीआई वगैरह, पीएनबी वगैरह वो डाल सकते हो आप वहाँ पर। ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक आ जाएगा। यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, जो अपने मेंबर की हेल्प के लिए बैंक बनाते हैं, इनको कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। और यहाँ पर कॉरपोरेट सोसाइटी एक्ट 1912 यानी कि 1912 जो लागू किया जाता है। और यहाँ पर हर मेंबर का जो वोटिंग राइट है वो इक्वल वोटिंग राइट है, 1 मेंबर 1 वोट। अब चाहे उसके पास, एक मेंबर के पास चाहे 10% शेयर हो और चाहे 1% शेयर, उसका एक ही वोट काउंट किया जाएगा। यही इसकी खासियत है कोऑपरेटिव बैंक की। ठीक है, ये अपने मेंबर की म्यूचुअल हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं, इनका मेन मोटिव ही अपने मेंबर की हेल्प करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये था आपका ओनरशिप के बेस पर कि कौन ओनर का, गवर्नमेंट का ओनर है, शिप है तो पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाएगा, प्राइवेट लोगों का है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, और मेंबर का है तो कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, नियम के अनुसार, कानून के अनुसार आप बोल सकते हो 1934,
रिजर्व बैंक एक्ट जिस पे लगता है। दो तरह के बैंक होते हैं, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक वो होते हैं जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी होती है सर? पेड अप कैपिटल मिनिमम 5 लाख रुपए होती है, उनको शेड्यूल बैंक बोला जाता है। दीज आर द जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकते हैं या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, और बस इसको याद रखने का तरीका क्या है? शेड्यूल बैंक आरबीआई की, रिजर्व बैंक की सेकंड शेड्यूल के अंदर लिस्टेड होते हैं। शेड्यूल बैंकों को फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है नॉन शेड्यूल बैंकों की बजाय, जैसे कि चेक क्लियरेंस फैसिलिटी जो है वो शेड्यूल बैंकों को मिलती है। बैंक रेट पर जो लोन है, सस्ते रेट पर लोन आरबीआई से इनको मिलता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी है जो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल बैंकों को मिलती है, नॉन शेड्यूल को नहीं मिलती। लेकिन शेड्यूल बैंकों पर आरबीआई का कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर हम आगे बात करेंगे नॉन शेड्यूल बैंक को लोकल एरिया बैंक भी बोला जाता है, और रजिस्टर्ड ये कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ये रजिस्टर्ड करना पड़ता है इनको। ठीक है, और लाइसेंस लेना पड़ता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। ये सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशन नहीं होते, इनकी पेड अप कैपिटल क्या होती है? लेस देन 5 लाख होती है। और जो पब्लिक सेक्टर के बैंक की देखिए वो आपकी एट मोर देन 5 लाख। ठीक है, सॉरी, शेड्यूल बैंक की मोर देन 5 लाख, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 5 लाख होनी चाहिए, या 5 लाख से ज़्यादा आप ऐसे बोल सकते हो। और नॉन शेड्यूल की 5 लाख से कम है, सेकंड शेड्यूल के अंदर नहीं है, कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है और लाइसेंस लेना पड़ता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। ठीक है, शेड्यूल बैंक बहुत कम बचे हैं, ये 4 नहीं बल्कि अब आप ये मानो कि 2 ही बचे हैं इनमें से। तो लेकिन बस इसके नाम याद रख लेना, कोस्टल एरिया बैंक, कैपिटल लोकल एरिया बैंक, कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक, या फिर समृद्धा बैंक। पहले 4 थे, अब 2 ही बचे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है, क्योंकि अपने पास तो क्वेश्चन आएगा तो ऐसा तो पूछेगा कि नॉन शेड्यूल बैंकों के बारे में डिटेल से पढ़ाई, तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता इससे, क्योंकि ये यूनिट का सब पार्ट आ जाता है। आप ये मान लो कि बिजनेस सर्विस हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर भी जैसे इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, वैसे है, तो इतना ज़्यादा नहीं आएगा। आपका टाइप ऑफ बैंक आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग इतना ही लिखना है आपको, वरना कंटेंट में सारा करवा ही रखा है, ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है तो। क्लासिफिकेशन ऑफ द कमर्शियल बैंक का क्लासिफिकेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर। तो 2 तरीके के कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, पहला आता है यूनिट बैंकिंग, दूसरा आता है ब्रांच बैंकिंग। यूनिट बैंकिंग जैसे इसका नाम है, इसकी कोई ब्रांच नहीं होती, ये एक सिटी के अंदर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और जो है अपना पैसा जो है एक बड़े बैंक में जमा करवाते हैं, जिसको कोरस्पोंडेंस बैंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोरस्पोंडेंट बैंक बोला जाता है। ठीक है, और ये छोटे साइज के होते हैं, और ये यूएसए के अंदर ज़्यादा पॉपुलर है, अपने यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ये। तो आइए पढ़ लेते हैं क्या है कैंट ने, क्या अकॉर्डिंग टू कैंट यूनिट बैंकिंग होती क्या है। अंडर यूनिट बैंकिंग सिस्टम बैंकिंग ऑपरेशन आर कैरिड थ्रू ए सिंगल बैंकिंग ऑफिस। एक ही सिंगल बैंकिंग ऑफिस होता है, कोई उनकी ब्रांचेज नहीं होती, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। ईच बैंकिंग कंपनी इज सेपरेट कंपनी, हर बैंकिंग कंपनी को सेपरेट कंपनी माना जाता है, और सेपरेट ही लाइसेंस उसको लेना पड़ता है, अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, और जितना भी डेलीवेशन का जो अपना पैसा होता है पब्लिक ने जो जमा करवाया, कोरस्पोंडेंस बैंक में यानी बड़े बैंक में भेज देते हैं, और लोकल लोगों के हाथ में इसका जो ओनरशिप होती है। फिर आता है ब्रांच बैंकिंग, इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। इसकी जो ब्रांचेज है वो एक शहर से दूसरे शहर में भी हो सकती है, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या फिर फॉरेन में भी इसकी ब्रांचेज हो सकती है, आप ऐसे मान सकते हो। तो गोल्डफील्ड के अकॉर्डिंग ब्रांचिंग क्या होता है, या ब्रांच बैंकिंग क्या होता है? ए ब्रांच बैंक इज ए बैंकिंग कॉरपोरेशन दैट डायरेक्टली ऑन 2 एंड मोर बैंकिंग एजेंसी या ब्रांच, इसकी 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांच है, और फॉरेन में भी हो सकती है, ये ध्यान रखना। की पॉइंट इसके अंदर क्या क्या है आपको याद करने हैं। सबसे पहले आता है जिसके अंदर की पॉइंट के अंदर, ब्रांच बैंकिंग इज ए सिस्टम इन विच, ब्रांच बैंकिंग में क्या क्या आता है? हाँ जी, फर्स्ट वन दिया गया, ए बैंक रेंडर इट्स बैंकिंग सर्विस ऑफ द 2 एंड मोर प्लेस, कम से कम 2 प्लेसों पे तो मिलेगा ही मिलेगा, या उससे ज़्यादा हो सकता है। हेड ऑफिस कंट्रोल करेगा सभी ब्रांचों को, आप ऐसे मान सकते हो, और एक ही टाउन में एक से ज़्यादा ब्रांच भी ओपन की सकते हैं। ठीक है, और ओवरऑल कंट्रोल ओवर द ब्रांच डन बाय द वन सेंट्रल अथॉरिटी, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सभी ब्रांचों का एक ही होता है, जबकि यूनिट बैंकिंग में हर यूनिट का अलग अलग था। ये इनके अंदर मेन डिफरेंस था। फिर आता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये दिया गया है आपका कमर्शियल बैंक, देखिएगा क्या क्या दिया गया है। कमर्शियल बैंक, एक्सचेंज बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, सेविंग बैंक, इंडिजियस बैंक और सेंट्रल बैंक। जैसा नाम है वैसे इसके फंक्शन डिफाइन किए गए हैं, तो थोड़ा इजीली है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। हालांकि टॉपिक में बैंकिंग में तो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नंबर वन आता है कमर्शियल बैंक।
कमर्शियल बैंक में अभी हम पढ़ के आए हैं सर, ये कमर्शियल जो बैंक है वो शेड्यूल और नॉन शेड्यूल दोनों तरह की हो सकती है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इसके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बैंकिंग सिस्टम के अंदर कमर्शियल बैंकों का रोल सबसे ज़्यादा होता है। अब जो गोल्डफील्ड या चैंडलर ने कमर्शियल बैंक विद रिगार्ड टू दीज बैंक रेफर टू द कमर्शियल लोन थ्योरी के ऊपर डिपेंड होता है ये आपका, यानी कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, आगे शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है जी फॉरेन बैंक क्या होते हैं। कमर्शियल बैंक जो पीएनबी है, एसबीआई, ये कमर्शियल बैंक के अंदर आ जाते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हो। फॉरेन बैंक क्या होते हैं, जैसे कि आपका हांगकांग बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, ये सारे के सारे फॉरेन बैंक होते हैं। फॉरेन बैंक वो होते हैं जिनका इनकॉर्पोरेशन फॉरेन कंट्री में हुआ है लेकिन उसकी ब्रांचेज इंडिया के अंदर ओपन की गई है। मोस्टली ये क्या काम करती है, फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने का काम करती है, इनके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के टाइम ये इन बैंकों का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर आता है इंडस्ट्रियल बैंक, जैसे इसका नाम है, ये लॉन्ग टर्म, कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं, और अगर कभी कभार अगर 3 से 5 साल के लिए लोन अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए देने भी लग जाए तो ईयरली बेसिस पे देते हैं, हर साल रिन्यू करते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल बैंक एक हर साल रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं होती है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे देते हैं, मोस्टली इंडस्ट्री के लिए देते हैं, और उन इंडस्ट्रियों को लोन देने के साथ साथ ये उनके शेयर डिवेंचर बॉन्ड को बिकवाने में भी हेल्प करते हैं। नो डाउट कमीशन थोड़ा बहुत लेंगे लेकिन उसको सेल आउट करवा देते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, आईडीबीआई, ये इसके एग्जांपल हो गए, या आईएफसी, ये इसके एग्जांपल हो गए, एसएफसी, क्या है ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल बैंकों के एग्जांपल होते हैं। फिर आता है जी एग्रीकल्चर बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू तो बनता ही था हर बार। एग्रीकल्चर बैंक वो होते हैं जो एग्रीकल्चर की नीड या एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी देते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी देते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब जैसे कि सीड, बीज के लिए, फर्टिलाइजर, खाद वगैरह के लिए इनपुट जो डालते हैं, ठीक है, उनके लिए शॉर्ट टर्म के लिए लोन, लॉन्ग टर्म के लिए लोन जैसे कि ट्रैक्टर, ट्राली, जो ये आपको लेके आने हैं, इक्विपमेंट जो लेके आने हैं एग्रीकल्चर के, वो सारे के सारे लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं, ठीक है। तो इसका एक प्रोसीजर बनाया गया है, आइए वो पढ़ लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर है ये कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर बैंकों का। सबसे पहले ऊपर आता है क्रेडिट, कॉर्पोरेट क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर क्रेडिट और नॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में शॉर्ट टर्म के आगे फर्दर पार्ट दिए गए हैं, स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव और आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। और लॉन्ग टर्म के लिए दिया गया है लैंड डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम नाबार्ड भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, NABARD, नाबार्ड, नोट लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो ये 3 टायर स्ट्रक्चर होता है, 3 टायर, जैसे अभी हम ये पढ़ के आए ना, एक और इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 1 2 3 ऐसे 3 टायर, ये क्या है, 3 टायर स्ट्रक्चर होता है। सबसे ऊपर होता है, स्टेट की बात करता हूँ मैं, ठीक है, सबसे पहले होगा स्टेट। देखो नाबार्ड तो सबसे ऊपर है, ये तो नेशनल लेवल का है, ये अलग इशू है, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले स्टेट होता है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट देर आता सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल को, ये डिस्ट्रिक्ट, ये तो है स्टेट में, जैसे हरियाणा, आप यहाँ पर लिख सकते हो हरियाणा, और ये है डिस्ट्रिक्ट जैसे कि हिसार, ठीक है। और प्राइमरी आता है, ये आता है विलेज, क्या आता है, विलेज के लिए, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म वाला तो हम बता चुके हैं, नाबार्ड आता है, क्या आता है, NABARD, नाबार्ड, ओके। तो ये इसका हायरार्की भी पहले पूछा जाता था, अब तो आपको लिख के ही आना है, तो ये थोड़ा याद रख लेना। फिर आता है सेविंग बैंक, जैसे आपका हमारा खाता होता है सेविंग बैंक के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले सेविंग बैंक जो ओपन किया गया था वो किया गया था हमबर्ग सिटी इन जर्मनी के अंदर 1765 के अंदर, ठीक है। इंडिया के अंदर जो सेविंग बैंक का काम जो पोस्ट ऑफिस तो करते ही करते हैं, बाकी और भी है। पोस्ट ऑफिस के अंदर आपका जो बच्चों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जाती है, इंटरेस्टेड ज़्यादा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का काम करते हैं। फिर आते हैं इंडिजियस बैंक, जो साहूकार वगैरह होते हैं अपने, जैसे ज़मींदार हो गए गाँव के अंदर, ठीक है, या फिर कोई बनी हो गए जो गोल्ड वगैरह काम करते हैं, या फिर आड़ती का काम करते हैं, वो क्या है, वो इंडिजियस बैंक में आ जाता है, जिसको महाजनान बोला जाता है। इन पे आरबीआई का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। करीब करीब आप मानो कि 40% जो एग्रीकल्चर लोन है ये इन्हीं से, मतलब किसान जो है, आप भी अपने गांव के जो सेठ है, जो ज़मींदार है, उनसे पैसा लेते हैं, उन्हीं को फसल देते हैं। सेंट्रल बैंक होता है अपने, हर देश का अपना अलग अलग होता है। अपने इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक को आरबीआई बोला जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे इंग्लैंड के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड होता है, अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व सिस्टम होता है। तो आरबीआई सेंट्रल बैंक का मेन काम क्या होता है, पूरी कंट्री के अंदर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना, नए नोट इश्यू करना, ठीक है, बैंकों को लोन देना,
गवर्नमेंट की हेल्प करना, ये सारा का सारा किसका, सेंट्रल बैंक का काम आता है आपका, ठीक है। अपना आरबीआई का टॉपिक इतना ज़्यादा है नहीं, तो इतना ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर हमें है भी नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर यही है, ये रीड आउट थोड़ा कर लेना। नेक्स्ट वन आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर हमने सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वेश्चन यहाँ पर डाले हैं। पहला क्वेश्चन था कि बैंकिंग क्या होता है, इसके फीचर और इसके टाइप्स, और दूसरा क्वेश्चन बनाया गया कमर्शियल बैंक क्या होता है, इसके फंक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दो ही क्वेश्चन के अंदर हमारा ये पूरी वीडियो रहने वाली है आज की। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक आर द इंस्टीट्यूशन जो मेक शॉर्ट टर्म लोन देते हैं बिजनेसेस को, और आम पब्लिक से वो पैसे को एक्सेप्ट करते हैं। तो कमर्शियल बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना है और कमर्शियल लोन देना है और रेगुलेट करना है, रेगुलेट बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एजेंसी, और जो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। फिर आता है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में पहला प्राइमरी फंक्शन, फिर सेकेंडरी और फिर डेवलपमेंट। एमसीक्यू के अंदर इसके अंदर क्रॉस मैचिंग में पूछे जाते हैं क्वेश्चन हर बार, लेकिन यहाँ पर लिख के आना है तो आपको याद रखना पड़ेगा। प्राइमरी फंक्शन, 3 प्राइमरी फंक्शन होते हैं। पहला डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, दूसरा लोन देना होता है, फिर क्रेडिट क्रिएशन होता है, ठीक है। तो आइए इनके अंदर पढ़ लेते हैं। एक्सेप्टिंग ऑफ द डिपॉजिट, ए बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट कहाँ से, पब्लिक से एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। पीपल अलग अलग जो कैश है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। किसकी फॉर्म में बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करवाया जा सकता है? सबसे पहले आता है जी फिक्स डिपॉजिट, जिसको टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफडी जिसको बोल सकते हैं। एफडी करवाई है ना आप लोगों ने, या आपके पेरेंट्स ने करवाई होगी तो पता ही होगा। फिक्स डिपॉजिट जहाँ पर सर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो पैसा जमा करवाया जाता है उससे पहले नहीं निकलवा सकते, ठीक है। इस पर ब्याज रेट सबसे ज़्यादा होता है, आप ऐसे बोल सकते हो। ये एफडी होता है, ये टाइम डिपॉजिट होता है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग है, इंटरेस्ट रेट हाई होता है। क्यों? क्योंकि बैंक जो है इस पैसे को, अगर आप मान लीजिए 5 साल के लिए नहीं निकालोगे, 5 साल के लिए एफडी करवा लिया आपने, तो 5 साल के लिए पैसा नहीं निकालोगे तो बैंक इसको लोन पे दे देगा फर्दर आगे किसी को। इसलिए इसको टाइम लायबिलिटी ऑफ द बैंक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाइम डिपॉजिट बोल लो, फिक्स डिपॉजिट बोल लो, या फिर एफडी को टाइम लायबिलिटी ऑफ द बैंक बोला जाता है। नेक्स्ट वन आता है फिर अपना करंट या डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट बिजनेसमैन का होता है। करंट अकाउंट, इस पर बैंक ब्याज देता नहीं, बल्कि कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है बिजनेसमैन से, क्योंकि बिजनेसमैन का ही ये खाता होता है, ठीक है। अमेरिका में इसको चेकिंग अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है ठीक है। इस पर इंटरेस्टेड बैंक देता नहीं, बल्कि कुछ चार्ज लेता है अकाउंट मेंटेन करने के। फिर आता है, यानी कि करंट अकाउंट के रूप में भी लोग पैसा जमा करवाते हैं। फिर आता है सेविंग अकाउंट, जैसे आप लोग करवाते हो सेविंग के लिए। तो सेविंग अकाउंट जो होता है वो नॉर्मली आम पर्सन के लिए होता है। ये अपनी जो बोल सकते पिन मनी बोले, या छोटा मोटा जो पैसा बचा हुआ है वो इसके अंदर जमा करवा देते हैं और कभी भी निकलवा सकते हैं। इसको डिमांड डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डिमांड डिपॉजिट। वो टाइम डिपॉजिट था एफडी, और करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिमांड डिपॉजिट के अंदर आ जाते हैं। सेविंग अकाउंट पे जो बैंक ब्याज है वो आपका एफडी से कम मिलता है। फिर आता है होम सेफ अकाउंट, इस पर ब्याज जो है वो सेविंग अकाउंट से भी कम मिलेगा। इसमें बैंक क्या करता है, कस्टमर के घर जाकर एक बॉक्स रख देता है, कस्टमर डेली बेसिस पे उस पर रुपये डाल सकता है। खासकर ये उन एरिया में ज़्यादा पॉपुलर है जहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, तो कस्टमर अपने घर पे एक बॉक्स में पैसा डाल देगा। 1 महीने बाद बैंक का एक ऑफिसर आएगा या आप उसके एम्प्लॉय जाएगा, वो कस्टमर के सामने उसमें से पैसे निकालेगा, उसके खाते में डाल देगा, ब्याज रेट कम होता है। फिर आता है जी रैकरिंग डिपॉजिट, ये भी टाइम डिपॉजिट का एक पार्ट होता है। फिक्स डिपॉजिट से कम थोड़ा इंटरेस्ट मिलता है, बाकी सभी से ज़्यादा मिलता है। इसमें जो पैसा डिपॉजिट करवाया जाता है वो 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने या फिर 60 महीने के लिए 5 साल तक जमा करवाया जा सकता है, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक इसमें से पैसा नहीं निकलवा सकते। हाँ, एक्सेप्शनल कंडीशन में तो हर अकाउंट से पैसा निकलवाया जा सकता है, ये ध्यान रख लेना। तो ये था आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो आपका प्राइमरी फंक्शन के अंदर नंबर 1 आता है। नंबर 2 पे आता है एडवांसिंग द लोन। कमर्शियल बैंक जो है आम लोगों को लोन भी देता है। अब लोन किस किस फॉर्म में दे सकता है ये हमें पढ़ते हैं, देखिए। हाँ जी, ए सर्टेन पार्ट ऑफ द कैश रिसीव्ड बाय द बैंक एज डिपॉजिट कीप इन द रिजर्व। जितना पैसा मान लें कि 100 रुपये मिले बैंक को किसी कस्टमर से डिपॉजिट में, कुछ पैसा मान लें कि 20 रुपये उसने रख लिए, बाकी बच गया 80 रुपये, इसको आगे क्या करता है, फर्दर लोन के रूप में दे देता है, ताकि बिजनेसमैन इसके प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए यूज़ करे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इंडस्ट्री आपकी इकोनॉमी चले, और बदले में बिजनेस वगैरह से ये पैसा ज़्यादा है। ऑब्वियसली बात है, बैंक आम पब्लिक को ब्याज कम देता है और बिजनेसमैन से ब्याज ज़्यादा लेता है। फिर आता है जी कैश क्रेडिट कैश क्रेडिट क्या होता है? ये आप बोल सकते हो जो आम पब्लिक है, या आप बोल सकते हो कोई भी बिजनेसमैन है, वो इसके थ्रू जो अगर पैसा लेता है, तो आप कैश क्रेडिट के थ्रू पैसा लेके पहले बात तो कुछ ना कुछ बैंक के पास गिरवी रखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं?
मार्केटेबल सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है, और चार्ज एक्चुअली जितना पैसा आप निकलवाते हो उतने पे आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है। फिर आता है जी ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ये फैसिलिटी बिजनेसमैन को मिलती है, इसके लिए कोई सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखनी पड़ती। फिर आता है जी लोन एंड एडवांस। इसके लिए फिक्स एसेट को गिरवी रखना पड़ता है, और आपने चाहे 5 लाख का लोन लिया है, चाहे 1 लाख रुपया निकाला, लेकिन ब्याज 5 लाख पर ही देना पड़ेगा। तो ये लोन एंड एडवांस में और कैश क्रेडिट में फ़र्क है। कैश क्रेडिट में जितना अमाउंट निकालोगे उतने पे ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन लोन एंड अमाउंट में जितना लोन सैंक्शन हुआ है उस पर ब्याज देना पड़ेगा। और एफडी आप बोल सकते हो कि फिक्स एसेट को गिरवी रखना पड़ता है, टेंजिबल एसेट को। डिस्काउंटेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटेड का मतलब होता है कैश में कन्वर्ट करवाना, कि यही जो बिजनेसमैन होते हैं वो उधार बेचते हैं डेटर को, डेटर ने बोला कि 3 महीने बाद पैसा दूंगा, अब उस बिल ऑफ एक्सचेंज को जो कंपनी है वो बैंक को दे देगी, और बैंक से कुछ कमीशन काटने के बाद कैश में पैसा ले लेगी, और 3 महीने बाद बैंक जो है उस कस्टमर से जिसको कंपनी ने उधार माल बेचा था उससे पैसे ले लेगा। अगर वो कस्टमर पैसे नहीं देगा तो बैंक कंपनी से पैसे ले लेगी। इसको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बोल दिया जाता है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट इन दी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कि अब तो ये तो लोन के रिगार्डिंग था। अब बात करते हैं लोन एंड एडवांस था ना टॉपिक, तो अपना सेकंड पॉइंट तो इन्वेस्टमेंट नॉर्मली जो बैंक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट में भी लगाते हैं, लेकिन कोई 1, 2, 4, 5% लगाते हैं, बाकी 90% पैसा जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक में लगा जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाती है कौन? ये बैंकिंग वाले। नेक्स्ट वन आता है जी थर्ड पॉइंट जो होता है प्राइमरी पर्पज का, प्राइमरी फंक्शन का होता है क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन में क्या होता है? बैंक क्रिएट क्रेडिटेड बाय गिविंग मोर लोन देन द प्राइमरी। बैंक जो है प्राइमरी डिपॉजिट से ज़्यादा लोन दे सकता है। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण होता है, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा आता है, तो अपना यहाँ पर है नहीं। बस आप ये याद रख लेना कि क्रेडिट क्रिएशन ऐसा था। क्रेडिट क्रिएशन में क्या था? डिपॉजिट जितना हुआ है उससे ज़्यादा लोन दे सकता है। फिर आता है सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन प्राइमरी फंक्शन मस्ट होता है किसी भी बैंक के लिए। सेकेंडरी फंक्शन जो है पैसे कमाने के लिए आप बोल सकते हो, सोशल सर्विस के लिए किया जाता है। तो इसके 2 टाइप आते हैं, एक आता है एजेंसी फंक्शन और एक आता है जनरल यूटिलिटी सर्विस के रिगार्डिंग। तो एजेंसी फंक्शन का मतलब होता है बैंक आपके एजेंट के रूप में काम करता है। कैसे काम करेगा? एक एजेंट के रूप में, या फिर एक एम्प्लॉयज़ के रूप में, या फिर आप बोल सकते एक वर्कर के रूप में। आपके मतलब याद रखना, एक एजेंट के रूप में बैंक का जो काम आपको करने थे, जो काम बिजनेसमैन को करने थे, वो काम बैंक कर रहा है। लाइक कलेक्शन एंड द पेमेंट ऑफ द वेरियस आइटम। अब जो बिल वगैरह है वो कलेक्ट करना आपका काम था, आपने सारा काम किसको दे दिया? बैंक को दे दिया, कि पैसा कलेक्ट करने का भी और पेमेंट करने का भी। आपने यूपीआई वगैरह देखते होगे तो वहाँ पर लिखा होता है ना कि आप बिल ऑटोमेटिक पे कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग। सेकंड वन आता है जी परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। जो इक्विटी शेयर डिवेंचर बॉन्ड आपने किसी कंपनी के ले रखे हैं, वो बेचने हैं या खरीदने हैं, तो इस कंडीशन में सारा काम बैंक करता है। ट्रस्टी एग्जीक्यूटर, अब मान लें कि कोई माइनर थे, उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो बैंक क्या करता है? उसके ट्रस्टी के रूप में, जब तक वो मेजर नहीं होते हैं, आप बोल सकते हो कि जब तक वो अडल्ट नहीं होते तब तक बैंक उसके ऊपर ट्रस्टी का काम करता है। रिमिटिंग ऑफ द मनी, एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजने का काम भी बैंक ड्राफ्ट के द्वारा बैंक करता है। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू, यानी कि अगर आपको फॉरेन करेंसी खरीदनी है, बेचनी है, तो वो सारा काम बैंक करता है। लेटर ऑफ रेफरेंस, आप ये मान सकते हो कि ट्रेडर की इन्फॉर्मेशन कस्टमर को और कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को ट्रेडर को देने का काम बैंक करता है, और इस पूरी प्रोसेस को लेटर ऑफ रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। सेकंड वन आता है जनरल यूटिलिटी सर्विस के अंदर। जनरल यूटिलिटी सर्विस का मतलब होता है कि आप बैंक के स्पेस को यूज़ कर रहे हो या उसकी फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग है। यहाँ पर नौकर नहीं है, बल्कि आप उसका यूज़ करो। लाइक लॉकर फैसिलिटी बैंक देता है, हालांकि लॉकर से पैसा उठ जाए तो बैंक की गारंटी नहीं होती। ठीक है, तो लॉकर फैसिलिटी, ये काम आप लॉकर में अपना गोल्ड ज्वेलरी कुछ भी रख सकते हो। इसके बाद आता है ट्रैवलर चेक के रिगार्डिंग बात करते हैं, कि आपको कहीं मान लें कि ऐसी जगह जाना है जहाँ पर कैश में पैसा ले जाना थोड़ा रिस्की होता है, तो आप किसी बैंक में गए, वहाँ पर पैसा जमा करवा दिया, और फिर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचकर उसी बैंक की अदर ब्रांच के अंदर जाके वो जो रिसिप्ट आपको मिलती होती है उससे आप कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, याद रखना, आप ही कन्वर्ट करा सकते हो और कोई नहीं करवा सकता। लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या होता है कि जब एक्सपोर्टर इंपोर्टर एक दूसरे पे बिलीव नहीं करते, कि वो बोलता है कि आप पहले सामान भेजो, वो बोलता है पहले पैसे भेजो, तो एक दूसरे के यानी कि इंपोर्टर का बैंक और एक्सपोर्टर का बैंक आपस में मिलकर ट्रांजैक्शन करवाते हैं, इसको लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। नेक्स्ट वन आता है बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टेटिक्स, कि एक पूरे देश के अंदर क्या हो रहा है, क्या सिस्टम है, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट किया जाता है बैंकों के द्वारा, और फिर वो प्रोवाइड करवा जाता है, लाइक मैगजीन वगैरह में, उस टाइप से। हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स,
कि गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह से पहुंचाने, जैसे रेलवे रिसिप्ट का काम है, ठीक है, वो सारा का सारा बैंकों के द्वारा किया जाता है। मान लें कि आपने सामान रेल से भेज दिया, अब रेलवे डिपार्टमेंट के पास वो सामान है, तो आपने बोला कि कस्टमर को जाओ बैंक से पहले रिसिप्ट ले आओ और फिर वो रेल से सामान ले लेना। तो इसको रेलवे रिसिप्ट के थ्रू ये सारा की हैंडलिंग जो है, ये सारा का सारा क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में बैंक भी हेल्प करता है। और लास्ट फंक्शन है जी आज का अपना डेवलपमेंट फंक्शन। क्या आता है? डेवलपमेंट। कि बैंक का काम सिर्फ प्राइमरी या सेकेंडरी फंक्शन नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट फंक्शन भी आता है। इसका मतलब होता है कि जो एक बैंक है वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी भी देश के सोशल वेलफेयर या उसकी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए भी काम करता है। कैसे कैसे काम करता है उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ये रहा नंबर 1, बैंक कलेक्ट आइडियल सेविंग, यानी कि जो लोगों के पास पैसा आइडियल पड़ा हुआ, बेकार पड़ा हुआ है, सुस्त पड़ा हुआ है, उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा, उनको पैसे का यूज़ करके उसे कैपिटल का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा, कैपिटल मार्केट में पार्ट लेता है, ठीक है, क्योंकि जो पैसा लगाता है ना कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट में पैसा लगाता है। एग्रीकल्चर के लिए लोन देता है, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए देता है, वीकर सेक्शन को कम रेट पर, जैसे रेडी पटरी वाले को 10,000 रुपये तक बिना इंटरेस्ट के ब्याज देता है, बिना इंटरेस्ट के लोन देता है। कमर्शियल बैंक अपने ब्रांच जो है रूरल गरीब मतलब रूरल आप बोल सकते हो कि गाँव में ओपन करते हैं। स्पेकुलेशन एक्टिविटी को के लिए लोन नहीं देता, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए लोन नहीं देता, सिर्फ प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए लोन देता है। उससे यानी कि अगर लड़की की शादी करनी है तो लोन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बिजनेस करना है तो लोन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट वन, हाँ जी, बैंक आल्सो करे लो रेट इंटरेस्ट टू फाइनेंस, लाइक गाँव के लिए अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए अगर आपको पैसा चाहिए, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो कम इंटरेस्ट पर आपको ब्याज लोन मिल जाएगा। या कमर्शियल बैंक आइदर देयर ओन या थ्रू द सब्सिडरी, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड का काम कमर्शियल बैंक करते हैं या अपने सब्सिडरी से करवाते हैं। मर्चेंट बैंकिंग, हाउसिंग फाइनेंस, फैक्ट्री लीजिंग, स्टॉक इन्वेस्टमेंट, ये सारे काम कौन करता है? कमर्शियल बैंक करता है। ये डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए था। तो होप सो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।